गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 47 है। यूपीपीसीएस की ये सीरीज चल रही है। इस टेस्ट का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो जो चल रही है। टेलीग्राम पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। देखिए, इन सभी टेस्ट का प्लेलिस्ट बना रखा है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 47 तक पहुँच सकते हैं। उसका डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न इंडियन पॉलिटी का है और प्रश्न क्या कहता है, दो स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है और संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल साधारण विधेयकों या वित्त विधेयकों पर लागू होता है, धन विधेयकों या संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं। ठीक है, धन विधेयक को मनी बिल बोलते हैं और संविधान संशोधन विधेयक को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। करेक्ट है क्या कोई? ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो बुलाई जाती है, संसद की जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जॉइंट सिटिंग बोलते हैं इसको, वो राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन यहाँ अध्यक्षता करने की बात हो रही है तो अध्यक्षता करते हैं लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर। दूसरा वाला भी करेक्ट है। संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल साधारण विधेयकों या वित्त विधेयकों पर लागू होता है, धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं, सी है इसका आंसर। तो देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति में संसद यानी इंडिया की पार्लियामेंट की जो है संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। ठीक है, संसद की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है और आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और जब ये आहूत हो जाती है तो इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, लोकसभा स्पीकर करेगा। अच्छा, ये गतिरोध क्यों पैदा होता है? गतिरोध जो है इन तीन स्थितियों में पैदा हो सकता है। ठीक है, यदि कोई विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है, कोई विधेयक कैसा होगा? वो विधेयक होगा साधारण विधेयक होगा या फिर वित्त विधेयक होगा, धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक नहीं होगा वो। यदि विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के बारे में सदनों ने जो है अंततः असहमति जताई है, ठीक है, यानी वो किसी बात पर सहमत नहीं है, और यदि दूसरे सदन द्वारा विधेयक पारित किए बिना विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 6 महीने से अधिक का समय जो है वो गुजर चुका है, तो ये वो तीन स्थितियां हैं इंपॉर्टेंट जिन पर असहमति जो है बनती है, गतिरोध की स्थिति पैदा होती है। देखिए, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा स्पीकर द्वारा की जाती है और संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल साधारण विधेयकों या वित्त विधेयकों पर लागू होता है, धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप यूपीपीसीएस और आरओ की पेड सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न भी इंडियन पॉलिटी का ही है। पहला स्टेटमेंट है, धन विधेयक या मनी बिल केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं, और राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन करने या इसे अस्वीकृत करने की शक्ति भी नहीं रखती है। बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए, धन विधेयक या मनी बिल के मामले में जो पूरी पावर है लोकसभा के पास है, तो बिल्कुल केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है ये। और राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन करने या इसे अस्वीकृत करने की शक्ति भी नहीं रखती है, ये बात भी सत्य है, सी है इसका आंसर। तो दोनों के दोनों करेक्ट हो गए। धन विधेयक या मनी बिल केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन करने या इसे अस्वीकृत करने की शक्ति भी नहीं रखती। देखिए, राज्यसभा के पास 14 दिन का समय होता है, 14 दिनों के भीतर वो अपनी अनुशंसा दे दे लोकसभा को, ठीक है, और अनिवार्य हो जाता है। और इस संबंध में लोकसभा जो है राज्यसभा की किसी अनुशंसा या सभी अनुशंसाओं को स्वीकृत अस्वीकृत कर सकने का स्वैत अधिकार रखती है। यानी राज्यसभा ने अगर कोई अनुशंसा दी तो लोकसभा का मन कि उसको माने ना माने। ठीक है, और दोनों ही मामलों में इस धन विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है। यानी उसकी अनुशंसाओं को मान लेगा तब भी विधेयक पारित हो जाएगा, नहीं मानेगा तब भी जो है दोनों की सहमति से जो है वो पारित माना जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा नियम है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन की पहल राज्यसभा में नहीं की जा सकती। ठीक है, यहाँ निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है होना चाहिए। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है ये। और दूसरा स्टेटमेंट है, अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन की पहल राज्यसभा में की जा सकती है। अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन की पहल लोकसभा में नहीं की जा सकती। देखिए, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, जो अविश्वास प्रस्ताव होता है, वो केवल लोकसभा में आता है। अब यहाँ लिखा है लोकसभा में नहीं की जा सकती, तो ये तो गलत हो गया। राज्यसभा में की जा सकती है, केवल लोकसभा में की जाती है, तो राज्यसभा में कैसे की जा सकती है? गलत है।
ऊपर वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है अपना, क्योंकि यहाँ लिखा अविश्वास प्रस्ताव की पहल राज्यसभा में नहीं की जा सकती, जो कि सही है बात, ठीक है। राज्यसभा में नहीं की जा सकती, ठीक है, लोकसभा में की जाती होगी, इसलिए पहला वाला यहाँ पर सही है। और ये वाला उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। तो अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन की पहल राज्यसभा में नहीं की जा सकती। अविश्वास प्रस्ताव की पहल केवल लोकसभा में की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को संघ और राज्यों के लिए अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण करने की अनुमति देता है? अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 323, 127, 312 या 212? देखिए इसमें है प्रशासनिक अधिकरण, ये भी पूछ लेते हैं इसको। इसका उत्तर 312 है, अनुच्छेद 312, ऑप्शन नंबर सी। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत संसद को राज्य और संघ और राज्यों के लिए अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण करने की अनुमति है, और यदि राज्यसभा जो है इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है तो, ठीक है, पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है, संसद ऐसा कर सकती है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। यह भी इंडियन पॉलिटी का प्रश्न है। भारत की संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, कैसे बनाएगी वो? यदि सभी राज्यों की सहमति हो तो बनाएगी, यदि आधे से अधिक राज्यों की सहमति हो तो बनाएगी, यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है तो बनाएगी, या फिर किसी भी राज्य की सहमति के बिना बना देगी। भारत की संसद, इंडिया की पार्लियामेंट, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना है। देखिए भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। उन 12 अनुसूचियों में से जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो इस राज्य सूची की बात हो रही है। तो इंडिया की पार्लियामेंट राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, कैसे? यदि राज्यसभा जो है 2/3 बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत संसद यानी इंडिया की पार्लियामेंट राज्य सूची से संबंधित विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है, यानी कानून बना सकती है। कब करेगी वो ऐसा? जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है तो। क्वेश्चन नंबर 6 भी इंडियन पॉलिटी से रिलेट करता है। रिलेट क्या करता है? इंडियन पॉलिटी का ही है। पहला स्टेटमेंट है, केवल अकेले राज्यसभा राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन नहीं कर सकती, पर उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा पहल नहीं कर सकती। देखिए एक स्टेटमेंट है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए, इंडियन पॉलिटी अगर आपने पढ़ी हो, लक्ष्मीकांत पढ़ी हो, तो भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो है राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो वो मनुष्य, ठीक है, जब वो मनुष्य, वो मानव राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है, जो उपराष्ट्रपति बनना चाह रहा है, तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए तो राज्यसभा पहल करेगी ना, राज्यसभा ही तो पहल करेगी। यहाँ लिखा नहीं कर सकती, गलत है। केवल अकेले राज्यसभा राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन कर सकती है, ये पहला वाला भी स्टेटमेंट गलत है। दोनों के दोनों गलत हो गए, यहाँ पर कोई भी सही नहीं है, डी है इसका आंसर। तो राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा, राष्ट्रपति शासन की घोषणा की बात करें तो आमतौर पर ऐसी उद्घोषणाओं को जो है संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, लेकिन उद्घोषणा के समय यदि लोकसभा विघटित हो तब राज्यसभा अकेले ही राष्ट्रपति शासन लगाने का अनुमोदन कर सकती है, ठीक है। अनुच्छेद 352, 356 और 360, ठीक है, ये एमरजेंसी प्रोविज़न है इसमें। यह है राष्ट्रपति, यह राष्ट्रीय आपात, यह है राष्ट्रपति शासन और यह है वित्तापात। तो इसलिए पहला वाला जो है वो गलत हो गया, दूसरा पहला वाला स्टेटमेंट, और दूसरा वाला भी गलत है, ठीक है। दूसरा वाला इसलिए गलत है क्योंकि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा ही पहल कर सकती है, ठीक है। अभिप्राय क्या हुआ इसका? राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। और ऐसा कहाँ लिखा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 में लिखा है। तो दूसरा वाला भी गलत है स्टेटमेंट। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुच्छेद 350, 330, 337, 243 मिलान कर दीजिए, किसमें क्या है। देखिए अनुच्छेद 350 में है विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। अनुच्छेद 330 में क्या है? अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 337 राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण, अनुच्छेद 243। तो पहले का सी और दूसरे का हो गया डी। पहले का सी यानी ए का हो गया 3
और बी का हो गया 4 और सी का हो गया 2, डी का हो गया 1, तो डी करेक्ट है। तो अनुच्छेद 350 में जो है विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 337 में राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। और अनुच्छेद 243 में पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। ग्रीष्म लहर या हीट वेव क्या है? सामान्य तो होगा नहीं, असामान्य होना चाहिए। शीतोष्ण कटिबंध में नहीं हो पाएगा, उष्ण होता कम से कम। असामान्य रूप से उच्च तापमान की अवधि है, ठीक है, सी है आंसर। तो ग्रीष्म लहर या हीट वेव असामान्य रूप से उच्च तापमान की अवधि है जो भारत में मई जून माह के दौरान एक सामान्य परिघटना है और कुछ दुर्लभ मामलों में इसका विस्तार जो है जुलाई महीने तक भी देखा गया है। ग्रीष्म लहर या हीट वेव की स्थिति तब मानी जाती है जब किसी स्थान का अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों में कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगजनों के सशस्त्रीकरण के लिए हाल ही की कुछ प्रमुख पहलें हैं? सुगम्य भारत अभियान, विशिष्ट निःशक्तता पहचान पोर्टल, दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना। केवल 3, 2 3, 1 2 और 1 2 3। सुगम्य भारत अभियान तो है, दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना दिव्यांग में ही, ठीक है, उत्तर छिपा है। ये भी होगी, 1 और 3 हो गया, 1 और 3 ऑप्शन में नहीं है तो डी हो जाएगा फिर आंसर इसका। विशिष्ट निःशक्तता पहचान पोर्टल भी है। तो दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए हाल ही की कुछ पहले हैं। विशिष्ट निःशक्तता पहचान पोर्टल, सुगम्य भारत अभियान, दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना और दिव्यांगजनों के लिए सहायक यंत्रों यानी उपकरणों की खरीद फिटिंग में सहायता की योजना। और है दिव्यांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप। 10वां प्रश्न है, विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत की कुल आबादी का लगभग कितने प्रतिशत कुपोषण का शिकार है? 50% आबादी थोड़ी कुपोषण, बहुत सबसे पहला एलिमेंट ये 23% से भी कम है। ये तो बहुत कम हो गया, इससे ज़्यादा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14%। तो देखिए, विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल आबादी का लगभग 14% कुपोषण का शिकार है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भारत में कुटीर उद्योग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में कुटीर उद्योग की स्थापना हुई थी 1947 में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो वर्ष 1947 में भारत में कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना, कुटीर उद्योग बोर्ड है, ठीक है, कुटीर उद्योग बोर्ड। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है इसे 3 अलग अलग बोर्डों में विभाजित कर दिया गया था। कौन कौन से हैं वो? अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड। 12वां प्रश्न है, भारत में सामाजिक सुरक्षा की शुरुआत किस अधिनियम के साथ हुई थी? भारत में सामाजिक सुरक्षा की शुरुआत हुई थी श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 में। तो भारत में सामाजिक सुरक्षा की शुरुआत वर्ष 1923 में हुई जब श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम पारित किया गया। और यह अधिनियम उन उद्योगों एवं कारखानों पर लागू नहीं होता जिनके श्रमिक कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 13वां प्रश्न है, भारत के विदेशी विनिमय भंडार की परिरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सभी सदस्यों की मुद्राओं के क्रय विक्रय का उत्तरदायित्व किस पर होता है? कौन करता है? हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? इतने पे रुक जाइए, इसका उत्तर है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 40 के तहत रिजर्व बैंक का उत्तरदायित्व है कि वह विदेशी विनिमय दर को स्थिर रखेगा और इस दृष्टि से वह राष्ट्र के विदेशी विनिमय भंडार के परिरक्षक का कार्य करता है। साथ ही वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सभी सदस्यों के मुद्राओं का क्रय विक्रय करता है।
क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश ग्रामीण पर्यटन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? उत्तर प्रदेश ग्रामीण पर्यटन नीति की घोषणा की गई थी 2015 में, ठीक है, जून 2015 में। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन एवं सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट विधियां किस सिद्धांत के अंतर्गत काम करती हैं? भू अभियांत्रिकी, ठीक है, जियो इंजीनियरिंग, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, भू अभियांत्रिकी के अंतर्गत ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की मात्रा में कमी लाना एवं वातावरण में उत्सर्जित हरित गृह गैसों को हटाना शामिल है, ठीक है। भू अभियांत्रिकी सिद्धांत की दो विधियां हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन, सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश राज्य से उर्दू में प्रकाशित पहला अखबार कौन सा था? सरदल अखबार था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो उत्तर प्रदेश राज्य से उर्दू में प्रकाशित प्रथम अखबार सरदल अखबार था। इसे आगरा कॉलेज के प्रोफेसर सिफेन ने वर्ष 1846 में आगरा से प्रकाशित किया था। और लखनऊ से उर्दू में प्रकाशित प्रथम अखबार लखनऊ अखबार था, जिसे लालजी ने प्रकाशित किया था। तो सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? देखिए, सरदार सरोवर परियोजना जो है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। उत्तर प्रदेश इसमें शामिल नहीं है, तो ए को एलिमिनेट कर दीजिए। जहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश है उसको हटा दीजिए। तो बी है इसका आंसर। तो सरदार सरोवर परियोजना जो है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। यह नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर बनाई गई है। बी होगा ना, फिर ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह अवस्थित है कहाँ पर? ये मुंबई में है, नवी मुंबई में। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नवी मुंबई यानी मुंबई में पश्चिमी तट पर अवस्थित है। और यह जो है भारत का प्रमुख कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट है और इसे 1989 में अधिकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में और सूची 2 में क्या क्या है? सूची 1 में वाद्य यंत्र हैं और सूची 2 में जो उनको बजाते हैं वो सितार, सरोद, संतूर, बांसुरी। पंडित रविशंकर, अजमत अली खां, शिव कुमार शर्मा, हरि प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद चौरसिया फेवरेट हैं यूपी के, बहुत पूछते हैं इनको। बांसुरी बजाते हैं, ये सही है। शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते हैं, ये भी ठीक है। अजमत अली खां सरोद बजाते हैं, सही है। पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं, सही है। तो सही सुमेलन है ये। तो 1 2 3 4 वाला ऑप्शन देखिए और आगे बढ़िए। तो 1 2 3 4 ए हो गया। तो ये सितार बजाने वाले, सरोद बजाने वाले, ठीक है, पीडीएफ से इनको पढ़िएगा अच्छे से। संतूर बजाने वाले, बांसुरी बजाने वाले, शहनाई बजाने वाले बिस्मिल्लाह खां बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। और तबला बजाने वाले अल्लाह रखा, जाकिर हुसैन। 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। जो सत्रिया नामक शास्त्रीय नृत्य है वो किस राज्य में किया जाता है? मणिपुर में, सिक्किम में, असम में, नागालैंड में। सत्रिया वहीं किया जाता है जहाँ बिहू किया जाता है, यानी असम में। तो सत्रिया नृत्य असम का एक शास्त्रीय नृत्य है जो सत्रिया संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, जो असम के धार्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने का आधार है, ठीक है। सत्रिया को संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। तो शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया, ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको। तो 20 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो आप। और इन सभी जो डेली यूट्यूब वीडियोस होती हैं उनका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके। धन्यवाद।